जरा सोचिए, एक बंद दरवाजा और उसके नीचे से धीरे धीरे बाहर रिसती एक ऐसी भयानक सड़ांध जिससे आप बच नहीं सकते। एक ऐसी बदबू जो चुपचाप पूरे अपार्टमेंट को अपनी गिरफ्त में ले रही है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी खौफनाक रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए गहराई में चलते हैं और समझते हैं मीरा रोड के गीता आकाशदीप अपार्टमेंट की उस घटना को जिसने सच में इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। अब क्या होता है जब मौत के उस सड़ांध को एक रूम फ्रेशनर से छुपाने की कोशिश की जाती है। इमेजिन कीजिए, 7वीं मंजिल पर रहने वाला एक पड़ोसी सुमेश बदबू से परेशान होकर सामने वाले फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से पीटता है। अंदर से कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन तभी कुछ ही मिनटों के बाद उस सड़ांध की जगह एक रूम फ्रेशनर की बहुत ही तेज खुशबू आने लगती है। बस यही वो अहम पल था जब सुमेश का माथा ठनका। उसे तुरंत एहसास हो गया कि अंदर कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो बेहद खौफनाक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बदबू के खौफनाक रहस्य की। गीता आकाशदीप अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, लेकिन वहां डर और सस्पेंस का मीटर हर दिन बढ़ रहा था। दिन पहला यानी सोमवार, हल्की सी बदबू आनी शुरू होती है। पड़ोसियों को लगता है खैर शायद कोई चूहा मर गया होगा। दिन दूसरा, मंगलवार, बदबू इतनी तेज हो जाती है कि लोग पूरी 7वीं मंजिल और छत छान मारते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर आता है दिन तीसरा, बुधवार। अब बदबू बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो गया था। और आखिरकार इस भयानक बदबू का सीधा स्रोत एक ही जगह पर आके टिकता है, फ्लैट 704 का बंद दरवाजा। अब आगे बढ़ते हैं कमरा नंबर 704 की तरफ। उस बदबू से परेशान पड़ोसियों ने आखिरकार पुलिस को बुला लिया, और जैसे ही उस फ्लैट का ताला तोड़ा गया, अंदर घुसते ही बदबू का भभका इतना तेज था कि कई लोगों की तो वहीं हालत खराब हो गई। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो हर किसी के दिमाग में एक अजीब सी दहशत थी। सबसे पहले उन्होंने फ्रिज खोला, लेकिन फ्रिज बिल्कुल साफ था। फिर वो बेडरूम में गए, बेडरूम भी एकदम साफ था, कहीं खून की एक बूंद तक नहीं। लेकिन वहां एक कोने में एक कटी हुई लंबी चोटी पड़ी मिली। इससे ये साफ इशारा मिल गया कि किसी महिला के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। और फिर पुलिस बढ़ती है किचन की तरफ। सबसे तेज बदबू यहीं से आ रही थी, और यहीं सबसे भयानक सच छुपा था। किचन में जो नज़ारा था ना, वो सच में रूह कंपा देने वाला था। फर्श पर 2 प्लास्टिक की बाल्टियां और एक टब रखा था जिसमें पानी के साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। पास ही एक स्टोव था जिस पर एक तवा रखा था और उसमें मांस को बाकायदा रोस्ट किया गया था। वहां 2 स्टील के चम्मच भी रखे थे। लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज थी वो था एक प्रेशर कुकर जिसके अंदर इंसान के उबले हुए टुकड़े थे। ये कोई आम किचन रही नहीं गया था, ये एक ऐसा बूचड़खाना बन चुका था जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सवाल ये उठता है कि ये सब करने वाला कोई शातिर कातिल था या हालात का मारा कोई मजबूर इंसान। 56 साल का मनोज साने, जो उसी फ्लैट में रहता था, बिल्डिंग के नीचे पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अब लंबी पूछताछ शुरू होती है और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। मनोज का दावा है कि उसकी पार्टनर सरस्वती उस पर बहुत शक करती थी और एक झगड़े के बाद उसने खुद जहर पीकर सुसाइड कर लिया। मनोज कहता है कि वो डर गया था, उसे लगा पुलिस उसे फंसा देगी, इसलिए उसने बस घबराहट में लाश को ठिकाने लगाया। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। पुलिस का बिल्कुल साफ शक है कि मनोज ने बेरहमी से चाकू मारकर सरस्वती की हत्या की है और अब वो बस कहानियां बनाकर गुमराह कर रहा है। और पुलिस का शक बेवजह नहीं है। पुलिस को घर से 200 वॉट का वुड कटर, एक टाइल कटर, हथौड़ा और नीलगिरी तेल की 5 बोतलें मिलीं। अब आप ही सोचिए, क्या कोई इंसान घबराहट में अचानक से बाजार जाकर इतनी सटीक और खौफनाक खरीदारी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सारे टूल साफ साफ चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। इस पूरे मामले के पीछे की 15 साल पुरानी कहानी को समझना भी बहुत जरूरी है। इस जघन्य अपराध का मनोवैज्ञानिक पहलू, यानी आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसे समझने के लिए इनके अतीत में जाना होगा। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। 56 साल का मनोज साने पढ़ा लिखा तो है, लेकिन एक राशन की दुकान में काम करता था और मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो HIV पॉजिटिव भी था।
वहीं दूसरी तरफ सरस्वती वैद्य महज 34 साल की एक अनाथ महिला थी। समाज के तानों और उम्र के इस बड़े फासले के डर से दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और मीरा रोड के इस फ्लैट में दुनिया की नजरों से छुपकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। चलिए टाइमलाइन देखते हैं। 2008 में बोरीवली में इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। 15 साल तक ये रिश्ता किसी तरह खिंचता है, लेकिन मई 2023 में मनोज जिस राशन की दुकान में काम करता था उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। और फिर आता है 29 मई का वो मनहूस दिन। बेरोजगारी की फ्रस्ट्रेशन और एक दूसरे पर शक, इन दोनों बातों को लेकर उनके बीच एक बहुत ही भयंकर झगड़ा होता है। और सच कहें तो यही वो दिन था जिसने इस पूरी खौफनाक वारदात की नींव रखी। अब बात करते हैं पुलिस के सामने खड़ी उस सबसे बड़ी चुनौती की। देखिए, कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लाश के अवशेष भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये केस कानूनी और फोरेंसिक तौर पर एक असंभव पहेली बन गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मनोज की थ्योरी माने कि मौत जहर से हुई है, तो उसे साबित करने के लिए पेट के अंदरूनी अंग यानी विसरा चाहिए, जो कि कुकर में उबाले जा चुके थे। और अगर पुलिस की थ्योरी माने कि मर्डर चाकू से हुआ है, तो शरीर पर चाकू के घाव या टिश्यू चाहिए, जिन्हें तवे पर भूनकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। ये बहुत ही डरावना सच है कि जिस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया गया, लिटरली उसी तरीके ने मौत का असली कारण साबित करने वाले हर एक सबूत को मिटा कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरा क्राइम सीन महज सबूतों की राख में बदल गया। जरा सोचिए, ये एक ऐसा क्राइम सीन था जहां फोरेंसिक टीम मौजूद तो है, लेकिन उनके पास जांच के लिए पारंपरिक तौर पर कोई लाश ही नहीं है। अब विसरा रिपोर्ट क्या होती है? आसान भाषा में कहें तो ये शरीर के आंतरिक अंगों का मेडिकल विश्लेषण है। अगर किसी ने जहर खाया है तो कोर्ट में यही रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। मनोज को भी शायद ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए उसने इस सबसे अहम सबूत को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सबूत मिटाने के लिए किसी इंसान के द्वारा उठाए गए ये शायद सबसे ठंडे और खौफनाक कदम थे। शरीर के टुकड़ों को बाकायदा प्रेशर कुकर में उबाला गया ताकि अगर कोई जहर हो तो उसका असर खत्म हो जाए। उन्हें तवे पर रोस्ट किया गया, ड्रेनेज में बहाकर फ्लश कर दिया गया, और जो कुछ बच गया उसे पॉलीथीन में भरकर सड़क के आवारा कुत्तों को खिला दिया गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मेडिकल साइंस कभी कुछ साबित ही ना कर पाए। इस केस को कवर कर रहे एक बहुत ही अनुभवी क्राइम रिपोर्टर की ये बात इस पूरी उलझन को बड़ी गहराई से बयां करती है। उन्होंने कहा, मैं भूल गया था कि यहाँ कोई लाश नहीं है, केवल उबले हुए और भुले हुए टुकड़े हैं। आप चाकू के घाव या विसरा कहाँ ढूंढेंगे? जब सालों का तजुर्बा रखने वाले रिपोर्टर और खुद पुलिस वाले भी चकरा जाएं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये केस फोरेंसिक विज्ञान के हर पुराने नियम को कैसे तार-तार कर देता है। और अब आते हैं हमारे समाज की एक बहुत ही डरावनी हकीकत पर, जिसे हम द आफताब श्रद्धा कॉपीकैट इफेक्ट कह सकते हैं। जांच के दौरान मनोज ने खुद पुलिस के सामने बेझिझक ये बात कबूल की कि उसने लाश के टुकड़े करने और उन्हें ठिकाने लगाने का पूरा आइडिया दिल्ली के उस मशहूर आफताब और श्रद्धा केस से लिया था। जो केस पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक खबर थी, एक चेतावनी थी, वो इस शख्स के लिए एक हाउ टू गाइड बन गया। और यही हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हाई प्रोफाइल ट्रू क्राइम केस सबूत मिटाने का एक मैनुअल, एक किताब बन जाएं, तो भविष्य में न्याय का क्या होगा? ये सिर्फ एक मर्डर केस का विश्लेषण नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत गहरी चेतावनी है कि अपराध की ये कहानियां किस तरह खतरनाक और बीमार दिमागों को प्रेरित कर सकती हैं। इस बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और हर खबर के पीछे छुपे विज्ञान और लॉजिक को गहराई से समझते रहिए।